मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए घटना चक्र एसआई का घटना चक्र लेके आया हूँ। तो इसमें मैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जो कि 24 अप्रैल 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो ये घटना चक्र का क्वेश्चंस है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से बताने का कोशिश करूँगा। मैं आज 50 क्वेश्चंस ही करवाऊँगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस ही अच्छे से करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न घटनाओं के कारण होती है। तो आप लोग भी जानते हैं कि ये अपवर्तन के कारण होती है। मैं अपवर्तन से रिलेटेड कुछ और घटना बताता हूँ। जैसे पानी में अगर सिक्का को डाल दिया जाए तो सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, वो भी अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। दूसरी बात, अगर आकाश में आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ये सब घटनाएं किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही चीज़ बताया गया, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन मुख्यतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इस घटना के कारण रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। ये सब भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो वो है बुल्गारिया। ये बुल्गारिया देश है। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। ओटोमन साम्राज्य वर्ष 1914 में शामिल हुआ था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है ये टिहरी बांध परियोजना। उसके बाद है क्वेश्चन, ये वही डिस्कशन है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, जैसे ही ताप बढ़ेगा तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। अर्धचालक की बात करते हैं, अर्धचालक में ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता घटती है। अगर चालक की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं, तो उसमें ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हो गया। 5 वही चीज़, यहाँ किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है, जिसके कारण उसकी चालकता बढ़ती है। सीधी बात है दोस्त, अगर किसी चालक का प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो चालक क्या होगा? चालकता घटेगी, और चालकता घटेगी तो प्रतिरोधकता क्या होगा? बढ़ेगा। अपोजिट होता है। अगर चालकता बढ़ेगी तो स्वतः प्रतिरोधकता घटेगा। आप लोग ये देखे होंगे, एक चीज़ बताते हैं। चलिए इतना याद रखिए कि जिस चीज़ में, जैसे चांदी का एक तार है, सबसे अधिक चालकता किस में होती है? चांदी के तार में। उसमें प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो इसी तरह जिसमें चालकता बढ़ेगा उसमें प्रतिरोधकता घटेगा, जिसमें प्रतिरोधकता घटेगा उसमें चालकता बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो मास्टर को क्या लिखा जाएगा? मतलब ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है, तो मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? अब बताइए। मास्टर को BE है, B से E है, B से E। B में अगर आप कितना जोड़ते हैं? +3, BCDE +3 ऐड किए। फिर R में आप क्या करते हैं? R से P में जाने के लिए क्या करते हैं? -2 करते हैं। उसी तरह एक बार +3 होगा, एक बार -2 होगा। तो M में +3 करेंगे तो क्या होगा? MNOP
पी हो जाएगा। और ए में -2 करेंगे तो क्या होगा, ए में -2 करेंगे तो क्या होगा, वाई होगा। तो इसके लिए इसका आंसर एक बार +2 करना, एक बार +3 करना है, एक बार -2 करना है, एक बार +3 करना है, एक बार -2 करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही चीज़ दिखाया है, एक बार +2 करना है, एक बार +3 करना है, एक बार -2 करना है, एक बार +3, एक बार -2 करना है, तो वो आ जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैथ का है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चंस कोई टफ नहीं है, आसान है, आप पढ़िए पहले अच्छे से। कहता है एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को पेंट किया जाता है। 5 सेंटीमीटर का एक भुजा वाला घन है, उसके सभी सतहों को पेंट किया गया तथा एक 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। एक 5 सेंटीमीटर का घन है भुजा वाला, उसको क्या किया, काट काट के 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट लिया गया। तो बताना है कि कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 फलक पेंट किए हुए हैं। अब घन का तो अभी 6 फलक पेंट किया हुआ को, और उसको 1-1 सेंटीमीटर के घन में जब काटेंगे तो कितने ऐसे घन बनेंगे जिसके 2 फलक पेंट किए हुए रहेंगे। क्या, जिसके 2 फलक पेंट किए हुए रहेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है 6 इंटू, एक फार्मूला होता है इसका, फार्मूला होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। अब आप देखिए 6 तो 6 है, n कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे n तो हमें निकालना ही है, तो इसलिए हमें n नहीं पता, ठीक है, n नहीं पता, n पता है ना, 5 सेंटीमीटर का है ना, 5 सेंटीमीटर का ही है ना। ओहो सॉरी, मैं कुछ गलत बता रहा, ये एक फलक के लिए होता है, जिसका एक फलक रंगा वो, सॉरी मैं आपको कुछ गलत बता रहा था, इसके लिए माफ़ कीजिए। जिसका 2 फलक की बात किया जाए तो उसका फार्मूला होता है 12 इंटू n-2। अब बताएंगे ये तो 12 है, n दिया हुआ है कितना, तो n दिया हुआ है 5 - 2 का होल स्क्वायर, इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए 5 में से 2 गया 3, तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है, तो 12 × 36, आपका आंसर ये हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम संख्या कौन सी। अब इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। शॉर्ट तरीका यही है, कुछ नहीं करना है, इसको डेसिमल में तोड़ देना है, यही आपका सबसे कम समय लेने वाला। तो देखिए डेसिमल में तोड़ते हैं, अगर हम इसको डेसिमल में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 क्या बच गया, 70 हो गया, 11 छके 66, 4 बच गया, 4 पे 0 40, 11 तिया 33, इतना ही रहने दीजिए। फिर इसको भी डेसिमल में तोड़ लेते हैं, बोलेंगे 0.7 छके 42, 7 सतह 49, 1 पर 0 10, 7 1 10, इतना ही रहने दीजिए। इसको भी तोड़ लीजिए, बोलेंगे 0.7 चौके 28, 2 पर 0 4 5 26, ओहो सॉरी 0.4 सतह 28, 2 पर 0 4 5 26, यह हो गया। अभी इसको भी तोड़ लेते हैं, 0. ये 0 है, 0.5 चौका 5 अठे 40, ठीक है। अब यहाँ नहीं कुछ है तो अपने मन से एक 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कहता न्यूनतम संख्या कौन सी, इसमें आपसे सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी लग रही है, 0.63,
तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना करने से अच्छा है दोस्त कि आप इतना करके आंसर निकाल लीजिए। मैं आपको मैथ में अगर बताऊंगा तो बेहतरीन तरीका बताऊंगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बुक में जिस तरह मैं उसी तरह से बताना चाहूँगा, उससे कुछ डिफरेंट बताऊंगा ताकि आप उससे भी शॉर्ट अगर हो सके तो आप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना था? तो सीधी बात है कृष्णराज बना था, कृष्णराज तृतीय बना था। तो कहता है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मृत्यु के उपरांत मतलब क्या, मृत्यु के बाद मैसूर का राजा कौन बना था? तो कृष्णराज तृतीय बना था। अब इसका मैं डिस्कशन कुछ पढ़ के दिखा रहा हूँ। इसमें कहता है 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। वह वाडियार वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? वाडियार वंश का शासक था। फिर कहता है क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2SiO3। सोडियम सिलिकेट क्वार्टज तो होता ही है, उसका अगर रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम सिलिकेट, और उसका फॉर्मूला होता है Na2SiO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। किस अनुसूची द्वारा? चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। और आपको पता है कि संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? अब आ गया आपके पास 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। ऐसे में आपको तोड़ने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए 540 का गुणनखंड पूछ रहा है, 540 का गुणनखंड पूछ रहा है, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ नया पेज देखिए 540 है, आप इसका LCM ले लीजिए। ठीक है, बोलेंगे इससे 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो 270 आ जाएगा। फिर 2 से लगा दो, फिर 2 से लगाएंगे 135 आ जाएगा। फिर 2 से लगा दो, 2 से लगेगा नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, तो 3 से लगा देते हैं। 3 से लगाएंगे तो 45 आ जाएगा। फिर 3 से लग जाएगा, 15 तिया 45 आ जाएगा। फिर आप इसको 15 को आप किससे लगा सकते हैं? तो बोलेंगे इसको हम 3 से फिर लगाएंगे 5 आ जाएगा। अब टोटल क्या आया? 2 गुना, ऐसे मत देखिए मैं क्या करता हूँ। 2 कितने हैं? तो 2 पावर बोलेंगे 1 2, 2 पे पावर 2 हो गया गुना। 3 पे पावर कितने होंगे? बोले 3 पे पावर 3 होंगे गुना। 5 पे पावर कितने होंगे? 5 पे पावर 1 होंगे। यहाँ तक ठीक है। अब जब ये गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी जाती है तो आप इन सब के पावर में जितना है 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 में 1 जोड़ देंगे, कितने हो गए? 3। पावर में 2 है, उसने 1 जोड़ दिया, 3 हो गया गुना। 3 है, 1 पावर और जोड़ दिए, 4 हो गया, 4 लिख दिए गुना। 5 है, पे पावर 1 है, 1 में और 1 जोड़ दीजिए, 2 हो गया। कितना हुआ? 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 दूनी 24। आपको टोटल कितने आ गया? 24। तो यही आपका राइट आंसर हो गया 24। चलिए दिखाते हैं आपको। पेज नंबर 3 था क्या? हाँ 3 था, तो है आपको 24, तो 24 यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन।
यही बताता हूँ मैं दोस्त, अगर मैं बेहतर बताने का कोशिश करूँगा तो वो मैं करूँगा, इसलिए ताकि आपको समझ में आना चाहिए। फिर कहता है जलियांवाला बाग घटना किस वर्ष घटित हुई? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में यह घटना घटी था। जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि जनरल डायर के आदेश पे ये घटना घटा था, जिसमें बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना घटा था। कहाँ? अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में ये घटना घटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। कहता है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 में। 1971 में ही बांग्लादेश क्या हुआ था? एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। किससे? जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में कहा गया था। तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसमें चांदी नहीं है? अरे ये तो क्वेश्चन देखने से कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा दोस्त। तो चांदी किसमें नहीं है? चांदी नहीं है। हॉर्न सिल्वर, इसमें भी सिल्वर आता है, कह सकते हैं कि इसमें चांदी होगा, इसमें भी चांदी हो। जर्मन सिल्वर, इसमें भी चांदी लगता है। मानिक सिल्वर, इसमें भी लगता है। लूनर कास्टिक, इसमें नहीं लगता है, नहीं है। मतलब कि बहुत सारा इसमें में मार्क किया गया। नहीं दोस्त, अगर चांदी की मात्रा नहीं है तो वो जर्मन सिल्वर में नहीं है। जर्मन सिल्वर में रहता क्या है? तांबा, निकेल, जस्ता। तांबा, निकेल, जस्ता रहता है, इसमें चांदी नहीं रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च का जो भी पाचन करता है मानव शरीर में, स्टार्च का पाचन एमाइलेज करता है। पेप्सिन कहे तो प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज कहे तो ये लाइपेज जो पाचन करता है, ये इसको बोलते हैं स्टार्च। हाँ, ये भी स्टार्च का पाचन, ये स्टार्च का अपघटन करके उसको क्या करता है, दूसरे किसी स्टार्च का अपघटन करके उससे ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और इंसुलिन तो जानते हैं ये अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, इसी में कहता है एमाइलेज, इसमें देखिए कहता है एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के पाचन से संबंधित है जो अग्नाशय रस का भाग है। ठीक है, एमाइलेज स्टार्च का अपघटन करके उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। समझ गए दोस्तों? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, पीछे का क्वेश्चन 15 नंबर, तो ये 23 नंबर आ गया क्वेश्चन। बीच का क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट दोस्त, कुछ पीपीटी शायद उल्टा पुल्टा लग गया है, उसको देख ले रहे हैं। 15 नंबर था, ये 16 नंबर। ठीक है, हाँ शायद यहाँ ठीक है, यहाँ 22 होना चाहिए था। ठीक, ये क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी। ठीक है, तथा 20% की बचत की, तथा 20 रुपये की बचत की। छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था? अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब क्वेश्चन सुनिए, 15% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी। अब बोलिए 25% का फ्रैक्शन अगर की बात करें तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो सकता है? यहाँ कुछ दिक्कत हो जाएगा ना, तो चलिए मैं इस पे थोड़ा रफ करता हूँ, कोई वो ढक जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक, सॉरी ऊपर भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर लें। अब यहाँ आपको दिखता है, इस साइड रफ कर लें, फिर वहाँ भी तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा चलिए दोस्त, मैं इसी में थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखिए 25% का है, 25% का अगर हम फ्रैक्शन निकालें, 25% का अगर फ्रैक्शन निकालते हैं
तो ये हो जाता है 1/4, ठीक है, 1/4। 25% का फ्रैक्शन 1/4। कहता 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी। मतलब कोई चीज़ 4 की थी, 25% का छूट दिया तो वो चीज़ 3 की होगी, ठीक है। एक तो 25% का वैल्यू है, तो 4 की वस्तु थी, शर्ट थी, एक 25% छूट दिया तो वो 3 की वस्तु शर्ट हो गई, ठीक है। तथा 20 रुपये की बचत की। अब बताइए 4 से 3 में गया तो 1 हुआ, 1 का वैल्यू हो गया 20, 20 रुपये की बचत की। तो छूट से पहले शर्ट का कीमत कितना था, छूट देने के बाद 3 हुआ, छूट से पहले 4 था, तो 20 का 1 का वैल्यू 20, तो 4 का वैल्यू 20 चौका 80, 80 है, यही आपका राइट आंसर हो गया। ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से देखिए, फिर से मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। देखिए अगर कहें 25% छूट, मतलब 25% का हम पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 25% का अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब बोलेंगे सर फ्रैक्शन कैसे निकालें, सीधी बात है दोस्त, 25 को में परसेंटेज हटाओगे तो 100 बट्टे में 25 चौके 1/4, ठीक है। अब बताएं शर्ट का कीमत था पहले 4 रुपया, बाद में हो गया 3 रुपया। 25% छूट दिया, शर्ट की कीमत था पहले 4 यूनिट, बाद में हो गया 3 यूनिट। अब बोलेंगे कितने यूनिट की कमी, तो बोलेंगे 1 यूनिट की कमी। 1 यूनिट का कहता 20 रुपये की बचत, तो मतलब क्या, 1 का वैल्यू 20, ठीक है। 1 का वैल्यू 20, तो पता है कहा जाता है छूट से पहले शर्ट की कीमत 4 यूनिट था, छूट के बाद 3 यूनिट, तो छूट से पहले की कीमत पूछ रहा है तो 4 यूनिट, तो 1 का वैल्यू 20, तो 4 का वैल्यू कितना, 20 चौका 80। समझ में आ गया दोस्तों, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है, तो ये भी मैथ से ही क्वेश्चन है लेकिन भाषा बना दिया है। तो मिलान करने के लिए चलिए, कहता है एक में कोण थीटा की भुजा बट्टे कर्ण। अब बताइए थीटा की भुजा बट्टे थीटा की सम्मुख भुजा। अब मैं आपको एक बताता हूँ, थीटा की सम्मुख भुजा की बात करता है। मैं एक मान के चलिए, मैं इस क्वेश्चन को भी अच्छे से बता दे रहा हूँ। एक मान के लिए हम समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। अगर ये मेरा थीटा है, तो थीटा के सामने पी होता है, बोलेंगे हाँ। ये नीचे वाला बी होगा और ये क्या होगा, एच होगा, हाइपोटेनस। मतलब ये लंब हुआ, बी लंब हुआ, बी आधार हुआ और एच कर्ण। अब देखिए कहता है कि कोण थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा क्या हो गया, पी, और बट्टे कर्ण एच, पी बाय एच क्या होता है, बोलेंगे साइन थीटा। मिल गया, तो एक का बी। फिर चलिए कहता है कोण थीटा के आसन्न भुजा क्या होता है, ये बी मतलब क्या, आधार हो गया, और बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, बोलेंगे कोस थीटा। ये हो गया, समझ में आया दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें देखिए कहता है कोण थीटा के सम्मुख भुजा पी और कोण थीटा के आसन्न भुजा एच, तो बी बाय एच क्या होता है, तो बोलेंगे टेन थीटा, नहीं टेन थीटा ना, और सॉरी एच, ये नहीं, ये एच कहाँ से आ गया, पी और आसन भुजा बी हो गया, ये भी गलत हो गया। कहता है थीटा की सम्मुख भुजा, तो पी है ना, थीटा की सम्मुख भुजा पी। अब देखिए और कहता है थीटा की आसन भुजा बी, तो पी बाय बी क्या होगा, तो बोलेंगे टेन थीटा, इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। बोलेगी ये इसका एक एक्स्ट्रा दे दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, ये सेक थीटा के भी आंसर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, इस तरह से आपको ये डिस्कशन में बताया नहीं होगा शायद, ऐसे बताया तो है, ऐसे भी बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ अपने तरीके से समझाने का कोशिश किया था, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो उच्च उत्पादन वाली किस्म है,
तो कौन सी है? आप लोग अंदाजा लगाइए। एक विद्या है, जया है, ऑप्शन में विद्या है, जया है, और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसे विद्या होगा। क्या होगा? विद्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना कि हमारे देश में विद्या गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। जया चावल की किस्म है। जया जो है वो चावल की किस्म है, गेहूं की किस्म विद्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये है पेरम्बूर में। पेरम्बूर में। कहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में अवस्थित है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1955 ईस्वी में किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1955 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कभी नहीं किया है? तो वो चंद्रशेखर ने। कौन? चंद्रशेखर। डिस्कशन में पढ़ता हूँ, देखिए। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कभी नहीं किया। वही चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। एच.डी. देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ये सब मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर। उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि चंद्रशेखर मुख्यमंत्री के पद पर किसी भी राज्य में पद पर नहीं रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कहता है क्लोरोजाइलिनोल, नाम ही अजीब है दोस्तों। क्लोरोजाइलिनोल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो किस रूप में कार्य करता है? तो रोगाणुजनक के रूप में या रोगाणुरोधक के रूप में। रोगाणुजनक नहीं, रोगाणुरोधक के रूप में। किसके रूप में? रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कहता है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। देखिए दोस्त, मैं मैथ भी सॉल्व करते जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, देखिएगा जरूर, स्किप मत कीजिएगा। मैथ का भी क्वेश्चन मैं आपको अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर जाएगा, इसलिए आप लोग देखिएगा जरूर, स्किप मत कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियो देने का कोशिश करूँगा। ये मेरा मतलब शुरुआत नहीं कहा जाता है, स्टार्टिंग टाइम है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो में कोई दिक्कत भी आ सकती है, तो इनको स्किप करते हुए, छोटा भाई समझते हुए, माफ़ करते हुए चलते रहिएगा, देखते रहिएगा, ताकि मैं आपको अगला वीडियो और अच्छे तरह से बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। कहता है पिता और पितर की आयु का अनुपात 3:1 है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। अब उसकी आयु का गुणनफल, आप मान के चलिए ये एक फादर है और सन, बेटा होगी। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? ये 3x हो गया और ये x हो गया 1x। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात होगा। उसके आयु का गुणनफल 147 है। अभी इसके आयु के गुणनफल की बात करें, 147 कर सकते हैं 3, देखिए 3x इंटू 1x, तो बोलेंगे 3x², और इसके आयु का गुणनफल कितना है? 147। 3 से अगर ये कटता है तो काट देंगे, बोलेंगे 7 4 एक बार कटता है तो इसको काट देंगे, बोलेंगे 3 चौका 12, 2 × 7 27, 3 9 27, 39 आ गया। तो हम x का वैल्यू कितना आ जाएगा? स्क्वायर है तो इधर रूट अंडर आएगा, तो x का वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 7 आ गया। फिर कहता है 5 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात कितना होगा? अभी वर्तमान की बात करें तो ये हो जाएगा 21 वर्ष का और ये हो जाएगा 7 वर्ष का। बोलेंगे हाँ
7 वर्ष का हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद की बात करें तो फादर में 21 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26, और सन में 7 है उसमें भी 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद तो दोनों का 5 वर्ष बढ़ेगा ना। तो 21 वर्ष का अभी पिताजी थे तो उसमें 5 जोड़े तो 26 हो गया। अभी 7 वर्ष का पुत्र है उसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे 12 और इतना तो आ गया। अब इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 13, और इसको काटेंगे ये आ जाएगा 6। तो 13:6 अभी क्या होगा, वर्तमान में उसका आयु होगा किस रेशियो में, 13:6 के अनुपात में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, 22 नंबर। चलिए 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा पीपीटी उल्टा लग गया है तो माफ़ करिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आ गया। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सी जीवाणु मतलब बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है, लैक्टोबैसिलस करता है। कौन करता है, लैक्टोबैसिलस। जीवाणु की बात करें तो लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसको बोल सकते हैं। तो लैक्टोबैसिलस बोलिए या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलिए, ये क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। कुछ बैक्टीरिया हम लोगों के लिए हानिकारक होता है तो कुछ बैक्टीरिया हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। जैसे बैक्टीरिया में दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस हम लोग के लिए फ़ायदे के लिए ये बैक्टीरिया है, ये अच्छे बैक्टीरिया हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो ख़राब होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है। अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है। तो ये सुनहरा धान क्या है, जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ या पादप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, समीर ने रसिका मेरी माता के समीर ने क्या कहा, सुनिए। रसिका जो है मेरी माता के पोते की पत्नी। समीर ने क्या कहा, रसिका मेरी माता के पोते, समीर ने कहा मेरी माता के पोते। मेरी माता के पोते मतलब क्या, मेरे बेटे, मतलब समीर के बेटे। ठीक है, की पत्नी है, पोते की पत्नी है तो मतलब समीर की क्या हुई, पुत्र वधू जिसको बोलते हैं। सरिका किस प्रकार से मिश्रण, सीधी बात है पुत्र वधू है। क्या है, पुत्र वधू है। अगला क्वेश्चन कहता है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ग्रेफाइट का प्रयोग हुआ मंदक के रूप में। उसके बाद कुछ जैसे कार्बन का भी बोरॉन रॉड, उसका भी प्रयोग किया जाता है। और एक मंदक के रूप में आपको ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST है। क्या है, मुंबई CST है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST है। उसके बाद क्वेश्चन, आयरन की कमी से क्या होता है। तो एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। बेरी की बात करें तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इसके कमी से इंसुलिन की कमी से होता है। कौन से रोग, मधुमेह रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। तो ये भूमध्य रेखा भारत के मध्य से नहीं गुजरती है। वो गुजरती किस के से होकर के, तो वो ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या, इन सब से होकर के क्या करती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। लेकिन भारत से होकर के भूमध्य रेखा
नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। और कहा जाए सतलज नदी कहाँ है? तो ये पंजाब में। सतलज नदी कहाँ है? पंजाब में। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी से ऊपर स्थित है और यह पंजाब में। और इसी सतलज नदी के का एक जलाशय है, भाखड़ा नंगल बांध का ही एक जलाशय है जिसको गोविंद सागर जलाशय कहा जाता है। कौन सा? गोविंद सागर, जो भारत का सबसे बड़ा जलाशय है गोविंद सागर जलाशय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात। आप सुने होंगे जोग या गोरचप्पा, दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें कहा जाता है जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। जो कि कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। उसके बाद है जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहाँ आरा द्वारा लिखी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है? तो मुनीस अल अरवा है। क्या है? मुनीस अल अरवा। जहाँ आरा, जहाँ आरा, अब बोलेंगे कि जहाँ आरा कौन? तो शाहजहाँ की पुत्री। तो जहाँ आरा द्वारा लिखी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है? तो मुनीस अल अरवा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो 1922 ईस्वी में। कब लिया था? 1922 ईस्वी में। अब पूछा जाए क्यों ले लिया था? तो चोरी चोरा का कांड किया। चोरी चोरा के कांड के बाद असहयोग आंदोलन को क्या किया था? महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया और इसे वापस ले लिया था। चलिए मैं आपको डिस्कशन सुनाता हूँ। क्या कहता है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 ईस्वी में वापस लिया था। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और फरवरी 1922 ईस्वी में इसको वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन को, क्योंकि उसी टाइम में एक चोरी चोरा का घटना हो गया था जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कहता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब इसका क्षेत्रफल कितना है ये सब कहीं नहीं पूछा जाता है। कौन से ईस्वी में हुआ ये सब नहीं पूछता है। इसे जानने के लिए जान लिए 1860.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। मेन पॉइंट है कि ये है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कहता है नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नक्काशीदार कांच के लिए HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्या? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करता है, इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड बोल सकते हैं। और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है किसके? नक्काशीदार कांच के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ये 24 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो ये कर दिया 24वें संविधान संशोधन। कौन? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1971 ईस्वी। 24वें संविधान संशोधन 1971 में। अतः सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए एक और मैथ का क्वेश्चन आ गया। कहता है एक वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से, भूल वाली क्वेश्चन आ गई। कहता है एक वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया।
2% अधिक जमा कर दें। उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब था कुछ भूल से क्या हुआ कि 2% अधिक हो गया। अब इसको हम 2% का फ्रैक्शन अगर कहा जाए तो 2% का फ्रैक्शन अगर हम निकालें तो 1/50 होता है। बोलेंगे हाँ 1/50 होता है। तो इसको अगर हम बनाते हैं तो यह शायद बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 10 का 2% अगर हम देखें तो 10 का 2% कितना होता है? बोलेंगे 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 0.5, 2 पंचे 10, 0.2। 10 का 2% कितना होता है? 0.2। तो हम 10 के 2% को लेके चलेंगे, ठीक है। यही था क्वेश्चन। चलिए अगर आप कहिए तो मैं एक और बेहतरीन तरीका बता सकता हूँ। उतना कैलकुलेशन में 2% का वृद्धि हो गया ना, तो त्रुटि पूछ रहा है कितने परसेंट की त्रुटि हो गया। आप ऐसे कीजिए, 2% की वृद्धि हुआ तो 2% की वृद्धि, प्लस 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 2 गुने 2 बट्टे 100 कर दीजिए, 2 2 4, इसको 2 दूनी 4, तो इसको क्या होगा 0.04 लिख सकते हैं इसको, इस सबको। तो देखिए 2 2 4.0.4, तो बोलेंगे 4.04। यही तो आपका आंसर हो गया। कितना बेहतरीन तरीका था, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, नहीं तो कैलकुलेशन इसका थोड़ा टफ हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है पूगा घाटी। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो सबसे कौन सा जनपद? तो मगध। कौन सा? मगध जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद बना। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। तो बंगाल में जो अमला होता था वो जमींदार का जो अधिकारी होता था उसको अमला कहा जाता था बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुर्रा नस्ल भैंस का नस्ल है। मुर्रा किसका है? भैंस का सबसे अच्छा नस्ल कहा जाता है। ठीक है, जो कि हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में पाया जाता है। हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कितना हुआ? 42। 8 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। 42। इसके बाद क्वेश्चन कहाँ है? 42। थोड़ा दोस्त पीपीटी लगाने में ये लोग उल्टा पुल्टा करो यहाँ से। 43। चलिए 43 नंबर यहाँ से क्वेश्चन कहता है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, यही 3 सदस्य थे जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन में आए थे। 3 सदस्य जिनका विरोध किया गया था। तो 3 सदस्य थे, कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ये नहीं था, जरीब, पोलज भी था, पर्वत भी था, बंजर भी था, लेकिन ये नहीं था। अगला क्वेश्चन कहता है जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और इसका प्रतीक चिन्ह कहा जाए तो इसका प्रतीक चिन्ह कहा जाए तो इसका प्रतीक चिन्ह है सांप। कौन सी है? सांप।
इसका प्रतीक चिन्ह सांप है पार्श्वनाथ का। ऋषभदेव फर्स्ट, प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थकर। इसका प्रतीक चिन्ह कहा जाए तो सांड, और सॉरी सांड नहीं, इसका प्रतीक चिन्ह, सांड तो ऋषभदेव का था, इसका प्रतीक चिन्ह था बाघ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 ईस्वी में किया था, 7 मई 1960, 7 मई 1960 को किया गया था। उसके बाद है अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि पेट्रोलियम तथा खनिज तेल उत्पादन का केंद्र है। इसका पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन का केंद्र है। अगला क्वेश्चन, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। और इसकी राजधानी कहाँ था? इसकी राजधानी लखनऊ हुआ करता था। लखनऊ इसकी राजधानी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन 50 नंबर 49 कहता है भी वेग से गति, वस्तु की गतिज ऊर्जा के यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो? अब बताइए, ये भी क्वेश्चन साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ऊर्जा चक्र से, गतिज ऊर्जा से एक आप फॉर्मूला बनाएंगे, PE इक्वल टू, थोड़ा इधर करके लिखते हैं, तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, PE इक्वल टू हाफ mv², मतलब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये फॉर्मूला तो पढ़ेंगे। इसके बाद ये फॉर्मूला पढ़ने के बाद देखिए ये क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें होता है क्या कि कहता है क्या कि यदि वेग प्रारंभिक वेग का 1/3 गुना कर दिया जाए, 1/3 गुना कर दिया जाए, अगर मेरा प्रारंभिक वेग 3 है तो अभी वर्तमान में वेग 1 हो जाएगा। अगर v की बात करें, प्रारंभिक वेग पहले 3 था, अब कितना आ गया? 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है गतिज ऊर्जा के प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए, ओहो कर नहीं दिया जाए, घटा दिया जाए, तो पहले जैसे मेरा 3 था, पहले मेरा 3 था, ठीक है, अब हो गया 2, घटा देना है, 1/3 घटा दिया जाए, मतलब 3 में 1 घटा दिया जाए, 2 हो गया। ये वेग की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेग की बात कर रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब बताइए, पहले गतिज ऊर्जा था कितना? पहले गतिज ऊर्जा के लिए वेग था 3, और बाद में गतिज ऊर्जा के लिए वेग हो गया कितना? 2। ऐसे करो दोस्तों, ऐसे में समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर मेरा पहले भी था तो बाद में क्या हो गया? बाद में यही मेरा क्या हो गया? वेग v/3, 1/3 गुना कटा दिया जाए, 1/3 v/3 हो गया। ठीक है, तो कहता है इसमें गतिज ऊर्जा क्या हो? अब गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होगा? हाफ m तो है, ये है v² मतलब v² बाय 9, इतना तो होगा ही।
है कि नहीं, क्योंकि भी स्क्वायर करिए तो भी की जगह पे 1/3 तो बी स्क्वायर होता है। अब इतना चीज होने के बाद देखिए, अब के इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं कि हाफ, नहीं यहाँ देखिए ऐसे लिखिए, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1/9 लिख सकते हैं। 1/9 को थोड़ा अलग कर। अब बताइए आप इसके जगह पे के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि के का वैल्यू पहले गतिज ऊर्जा के बराबर था। अगर इसके जगह हम के लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, के बाय ये 9, तो गतिज ऊर्जा एम बी हाफ एम बी स्क्वायर था, तो वो के था, तो के की जगह पर के बाय 9, तो ये आंसर आपका हो जाएगा के बाय 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ये आपको हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय में। याद रखिए, पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया। दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो उद्योग पर बल दिया गया था, उसी में ये तीनों इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। इस्पात संयंत्र का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और राउरकेला उड़ीसा में अवस्थित था। ठीक है, 50 नंबर। चलिए दोस्तों, आज 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग किए हैं। तो अगले दिन 51 से 100 तक क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, इसलिए मुझे मैथ और रीजनिंग भी बताने होते थे, तो इसलिए थोड़ा बताने में टाइम लगता है, आप भी जानते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया होगा, तो आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी तरीके से बनाने का कोशिश करूँगा। जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझाएं, आप भी मेरे बातों को समझ पाएँ। तो बने रहे दोस्त, थैंक यू।